कहानी की शुरुआत होती है काली रात से, जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है। बच्ची काफी डर रही है। वो अपनी माँ को आवाज लगा रही है क्योंकि उसे लगता था कि उसके कमरे में कोई है। उस बच्ची का डर बेवजह नहीं था क्योंकि उसके कमरे में एक साया धीरे धीरे करके आता जा रहा है। अचानक उस बच्ची के कमरे में सारी चीजें हवा में उड़ने लगती है। वो और जोर से चिल्ला रही है, माँ आप कहाँ है, मुझे बचाइए। उसकी माँ की भी आवाज आ रही है, मिन मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रही हूँ, कहाँ हो तुम बेटा। वो बच्ची अपने बेड के नीचे उतरती है। उसे एक काला सा साया दिख रहा है। वो काफी डर चुकी है। वो अपने कमरे के कबर्ड में छुपती है। उसके बाद क्या हुआ उस बच्ची के साथ और ये बच्ची थी कौन, ये जानने के लिए कहानी हमें पास की तरफ लेके जाएगी। यानी कि कुछ घंटे पहले इस घर की तरफ इस कहानी की लीड कैरेक्टर वीरा और उसकी बेटी मिन बढ़ते जा रहे हैं। वीरा काफी परेशान है। उसके मुंह पे दाग है। ऐसा लग रहा है कि उसे कोई चीज परेशान कर रही है। वीरा अपनी बेटी से कहती है कि चलो बेटा हम लुका छुपी खेलते हैं, तुम कार में छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढूंगी। वो मासूम सी बच्ची ऐसा ही करती है। वीरा पेट्रोल पंप के पास पहुंचती है। वो कार में पेट्रोल भराती है। फिर वो मार्केट जाती है। मार्केट से सामान लेती है और वो इस बात का ध्यान रखती है कि कोई भी कैमरा उसकी बेटी मिन को देख ना पाए। आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, क्या चाहती है वो। कार आगे बढ़ती है। मिन अपनी माँ से पूछती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वीरा बताती है कि हम लोग मेरे माँ के घर में जा रहे हैं, यानी कि तुम्हारी नानी के घर में, और अब हम लोग वहीं रहेंगे। मिन पूछती है कि हम लोग पापा के साथ क्यों नहीं रह रहे, लेकिन वीरा अपनी बच्ची को क्या बताती कि वो खुद अपने पति से तंग आके वहाँ से भागी है। अगली सुबह वो उस घर में पहुँचती है। वो घर जो कि लगभग एक सुनसान खंडर बन चुका है। उस घर का केयरटेकर और वीरा की फैमिली का पुराना नौकर नैटी भी वहाँ पर है। नैटी वीरा को देखता है, वीरा को चाबियां देता है, लेकिन वीरा मिन को नैटी से भी छुपा रही है। वीरा इसलिए ये सब कर रही थी ताकि वो ये नहीं चाहती थी कि कहीं से भी उसके पति को पता चले कि वो यहाँ पर रहने के लिए आई है। वीरा अपनी बेटी को लेकर अपने घर जाती है। उसे सारे खिलौने दिखाती है कि मैं बचपन में इन सब के साथ खेलती थी, मेरी माँ ने, तुम्हारी नानी ने मुझे ये सब खिलौने दिलाए थे। मिन भी उस घर में खुश रहने की कोशिश कर रही है। तभी उन दोनों का ध्यान एक दरवाजे की तरफ जाता है। मिन पूछती है, मम्मी ये कौन सा दरवाजा है। वीरा बोलती है, मुझे नहीं पता, मेरी माँ ने मुझे हमेशा इस दरवाजे से बाहर रहने के लिए कहा था और आज मैं तुम्हें भी यही कहती हूँ। रात होती है। मिन को अब अपने पापा की याद आ रही है। वीरा मिन को समझाती है कि अब हम लोग यहीं रहेंगे, तुम यहाँ के स्कूल में जाना, लेकिन मिन कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तभी अचानक मिन चिल्लाती है। वीरा पूछती है क्या हुआ। मिन कहती है कि आपके पीछे एक साया है। वीरा पीछे पलट के देखती है, पीछे तो कोई नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वीरा के पीछे एक साया है जो कि मिन को बहुत गौर से देख रहा है। लाइट चली जाती है। वीरा बाहर जाके जनरेटर ऑन करती है। मिन को अभी भी वो साया दिख रहा है, लेकिन वीरा अपनी बेटी को समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली सुबह वीरा अपनी बेटी के साथ खेल रही है कि चलो हम लोग लुका छिपी खेलते हैं। वो जाके छुप जाती है। वो देखती है कि उसकी बेटी उसके कमरे में आ रही है, लेकिन वो बच्ची तो वहाँ से चली गई। ये जा कहाँ रही है। वीरा बाहर निकलती है, अपनी बेटी को आवाज देती है। उसकी बेटी पीछे मुड़ती है। उसके फेस पे एक मार्क्स है। वो मिन तो नहीं लग रही, कौन है वो। अचानक वहाँ मिन आती है और वो बच्ची वहाँ से गायब हो जाती है। वीरा को समझ में नहीं आता कि ये कौन बच्ची थी। वीरा को वो बच्ची बार बार घर में दिखती है, कभी खेलते हुए, कभी ड्राइंग बनाते हुए। वीरा को समझ में नहीं आ रहा कि ये बच्ची आखिर है कौन। वो बहुत परेशान हो चुकी है। जहाँ पर एक तरफ वीरा को एक बच्ची दिख रही थी, वहीं दूसरी तरफ मिन को वो काला साया बार बार दिख रहा था। क्या हो रहा है इस घर में, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब आ चुकी है वो मनहूस रात। वीरा अपने किचन में बर्तन धो रही है और मिन ऊपर अकेले सो रही है। अचानक वीरा को मिन की आवाज आती है, मम्मी मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। वीरा दौड़ के ऊपर की तरफ जाती है। लाइट कभी बुझ रही है, कभी जल रही है। वीरा परेशान है। वीरा मिन के कमरे की तरफ पहुंचती है और उसे दिखता है कि मिन का बेड हवा में है, लेकिन इससे पहले वो मिन के कमरे में पहुंच पाती, मिन के कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। वीरा दरवाजा खोलती है। वहाँ पर कोई नहीं है। दूर दूर तक किसी के कोई निशान नहीं है। वो अपनी बेटी को ढूंढ रही है, लेकिन उसकी बेटी मिन वहाँ से गायब है। कहाँ चली गई मिन, किसी को कुछ नहीं पता। अगली सुबह वीरा पुलिस को इन्फॉर्म करती है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए इंस्पेक्टर फे, जो कि अब माँ बनने वाली है, वहाँ पर आती है। वो वीरा से सवाल पूछती है कि आपकी बेटी कहाँ है, कैसी दिखती है, लेकिन वीरा कहती है कि मेरे
पास उसकी कोई फोटो नहीं है। फे को शक हो रहा है कि ये कैसी माँ है कि उसके पास अपनी बेटी की कोई फोटो नहीं है। फे को क्या पता था कि वीरा ने अपना मोबाइल फेंक दिया था ताकि उसका पति उस तक पहुंच ना पाए। वीरा फे को सब कुछ बता देती है कि क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन फे को वीरा की बातों पे यकीन नहीं आ रहा। फे की टीम भी वहाँ पर आती है और फे का असिस्टेंट है भी। वो लोग वहाँ पर फोटोग्राफ खींचते हैं। तभी वहाँ पर नेटी आता है। फे नेटी से पूछती है कि क्या आपने एक बच्ची को देखा है। नेटी कहता है कि वीरा मैडम तो यहाँ अकेले आई थी, याद है ना आपको, वीरा ने सबसे अपनी बच्ची को छुपाया था और ये वीरा की बहुत बड़ी गलती थी। अब तो फे को यकीन हो चुका है कि वीरा एक कहानी बना रही है। वीरा उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मेरे साथ मेरी बच्ची थी, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। वीरा उन्हें सब कुछ बताती है कि मैं अपने घर से यहाँ तक कैसे आई हूँ। फे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन वो तब भी वीरा को एक पेपर में अपना नंबर लिख के देती है और कहती है कि ठीक है मैं जांच करती हूँ। फे सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती है। वो पेट्रोल पंप पे जाती है, मार्केट में जाती है, वहाँ के कैमरे निकालती है और किसी भी कैमरे पे मिन दिखाई नहीं दे रही। याद है ना, वारी ने अपनी बेटी को छुपा दिया था। ये सारी बात वारी के ऊपर काम कर रही है। अब फे को भी यकीन हो चुका है कि वारी झूठ कह रही थी, लेकिन उसके बाद फे के पास एक बहुत बड़ा सबूत लगता है। वो वारी के मेडिकल हिस्ट्री के बारे में सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि वारी ने एक बेटी को जन्म दिया था जिसका नाम है मिन। ये तो कंफर्म हो चुका है कि मिन नाम की कोई लड़की है, लेकिन क्या वारी उसे अपने साथ लेके आई थी, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। ये सच जानने के लिए फे और उसका असिस्टेंट है नेटी से मिलने के लिए जाता है। नेटी से सवाल पूछता है कि यहाँ पर पहले कौन रहता था। नेटी कहता है कि यहाँ पर पहले मैडम वारी और उनकी माँ रहती थी और मैं उनका बहुत साल पहले से ख्याल रख रहा हूँ। फे नेटी से पूछती है कि आपके आंख में ये चोट का निशान कैसा है। नेटी बताता है कि कुछ साल पहले हमारे घर में एक पागल औरत घुस गई थी। उस औरत ने मुझ पे हमला कर दिया और मेरा ये हाल कर दिया। फे पूछती है कि उस औरत का क्या हुआ। नेटी बताता है कि वो औरत खुद ही मर गई। फे को अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा। वो वारी के घर से ली गई 2 तस्वीरों के बारे में नेटी से पूछती है कि ये लोग कौन है, और नेटी का जवाब सुन के फे हैरान रह जाती है। फे वारी को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उससे पूछती है कि ये तो कंफर्म हो चुका है कि आपकी बेटी है, लेकिन क्या आप सच में अपनी बेटी को यहाँ पर लेके आई थी। ये भी तो हो सकता है कि शायद आपने ही अपनी बेटी के साथ कुछ कर दिया हो। वारी गुस्सा कर रही है कि आपको क्या लगता है मैं अपनी बेटी को मार सकती हूँ। फे उसे शांत रहने के लिए कहती है और उसके बाद फे वारी को एक बच्ची की फोटो दिखाती है और पूछती है ये कौन है। वारी खुश हो जाती है और बोलती यही तो मिन है, मेरी बेटी। फे कहती है कि ये आपकी बेटी नहीं है, ये आपकी बचपन की तस्वीर है, ये आप खुद है। वारी अब परेशान हो जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि फे को कैसे यकीन दिलाए। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो अपने पति को कॉल करती है और अपने पति से पूछती है तुम यहाँ पर आ गए थे ना, तुमने हमारी बेटी मिन को यहाँ से गायब किया है ना। फे भी उसके पति से बात करती है। उसका पति जो कि बहुत गिरा हुआ इंसान था और वो एक कर्नल था। वो फे को भी धमकी देने की कोशिश करता है, लेकिन फे उसे समझाती है कि अपनी बेटी की फोटो मुझे भेजिए। उसका पति मिन की फोटो भेजता है और अब चौंकने की बारी फे की थी, क्योंकि वो देखती है कि मिन बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती थी, एकदम कार्बन कॉपी। अब फे को वारी की सारी बातों पे यकीन हो चुका है। फे की टीम वारी और पूरे गांव वाले मिलके मिन को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं कि शायद बच्ची जंगल में हो, लेकिन दूर दूर तक मिन का कोई नामो निशान नहीं। फे वारी से कहती है कि आप घर में जाके आराम कीजिए। फे का असिस्टेंट थे फे को ये भी कहता है कि आप भी जाइए, आप भी माँ बनने वाली हैं, आप वारी के साथ रुकिए, हम सब यहाँ पर मिन को खोज रहे। वो दोनों वारी के घर में जाते हैं। अब फे धीरे धीरे वारी को पसंद कर रही है क्योंकि वो भी माँ बनने वाली है। वो वारी का दुख समझती है। तभी फे का ध्यान उस कमरे की तरफ जाता है जो कि बंद था, याद है ना। फे वारी से कहती है कि इस कमरे को खोलिए। फे और वारी उस कमरे को खोलती है और हमें दिखाया जाता है कि एक साया धीरे धीरे करके उस कमरे की तरफ बढ़ रहा है। फे और वारी उस बेसमेंट के नीचे जाते हैं। बेसमेंट बहुत बड़ा है और बेसमेंट के नीचे एक लैब बनी हुई है। ये लैब किस काम की है न फे को समझ में आता है न वारी को। ये लैब वारी की माँ ने बनाया था, लेकिन क्यों? वारी की माँ एक बहुत बड़ी इंजीनियर थी, लेकिन उन्होंने अपने घर में ये लैब क्यों बनाई? आखिर वो कर क्या रही थी? बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब फे के पास नहीं है। फे की जिंदगी भी बहुत उलझी हुई है। फे माँ बनने वाली है और इस बच्चे का बाप उसका बॉस है जो कि पहले
से शादीशुदा था। उसका बॉस फे को कभी अपनाना नहीं चाहता। वो फे को हमेशा यकीन दिलाता था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन फे भी जानती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक तरफ उसके पापा थे जिससे फे बहुत नफरत करती थी। फे की जिंदगी भी बहुत उलझी हुई थी और वो वारी का केस भी सुलझा रही थी। कहानी का अगला सीन हमें वारी के घर पे लेके जाता है। रात हो चुकी है, वारी बहुत रो रही है, उसे अपनी बेटी की याद आ रही है। तभी उसे घर में कोई आवाज आती है। वो समझ जाती है कि घर में कोई ना कोई तो है। वो गन निकालती है। ये गन उसके पति की थी। वो वहां से लेके भागी थी अपनी सेफ्टी के लिए। वो फे को कॉल करती है और कहती है कि मेरे घर में कोई है। फे वारी को समझाती है कि तुम छुप के रहो, मैं वहां पर आ रही हूँ। लेकिन वारी फे को कहती है कि मेरे पास गन है। फे वारी को समझाने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन वारी उन आवाजों के पीछे जा रही है। अचानक उसे वही बच्ची दिखती है जो कि काउंटिंग कर रही है 10, 9, 8, जैसे कि वो किसी के साथ खेल रही है। वो बच्ची घर में भाग रही है, इधर उधर भाग रही है। फे एक कमरे की तरफ जाती है। उस कमरे की सारी चीजें हवा में उड़ रही है। उसे समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। वो कमरा तो मिन का कमरा था जहाँ से मिन गायब हुई थी। वारी मिन के कबर्ड को खोलती है और तभी वो मार्क्स वाली बच्ची वारी को भी कबर्ड में खींच लेती है। वारी एक अंधेरी सी जगह पे जाती जा रही है और अचानक उसकी आंख खुलती है अपने घर के लैब में। लेकिन ये लैब बहुत नया लग रहा है। और उसके बाद वारी के सामने आती है उसकी माँ पनीता। लेकिन पनीता तो बहुत जवान है और पनीता भी वारी को बहुत हैरत से दिख रही है। क्या हो रहा है ये समझाने के लिए कहानी हमें 30 साल पीछे लेके चलती है, जब इस घर में पनीता अपने बेटी और अपने पति के साथ रहती थी। लेकिन उसकी बेटी वारी का नाम तो वारी है, लेकिन वो वारी जैसी दिख नहीं रही है। आखिर क्या राज है ये? हमें दिखाया जाता है कि पनीता बहुत सक्सेसफुल इंजीनियर थी। वो एक पावर प्लांट में काम कर रही थी। वो इंजीनियर तो बहुत सक्सेसफुल थी, लेकिन वो अपनी फैमिली, अपनी बेटी और अपने पति को कभी वक्त नहीं दे पाती। और इस बात से उसका पति बहुत नाराज रहता था। पनीता को ये खबर मिलती है कि पावर प्लांट में उसके मशीन के साथ कुछ गड़बड़ी हुई है। वो अपने मशीन की तरफ जाती है। वो देखती है कि उसके मशीन से एक काला सा धुआं बन रहा है और उस धुएं से एक सैंडल आके गिरती है। पनीता को समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। वो इन सारी बातों से बहुत परेशान है और प्लस कि उसके घर में उसके पति के साथ भी उसका झगड़ा हो रहा है। पनीता का पति उसे समझाता है कि तुम्हें अपनी बेटी को वक्त देना चाहिए। पनीता भी मान जाती है। अगली सुबह वो सब पिकनिक के लिए जा रहे हैं, लेकिन पनीता का ध्यान तो अभी भी उसके मशीन की तरफ है। उसका पति उसे समझाने की कोशिश करता है कि खुश रहने की एक्टिंग ही कर दो कम से कम। पनीता को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो अपने पति से कहती है कार रोको। वो कार से बाहर निकल जाती है। उसकी छोटी सी नादान सी बेटी वारी अपनी माँ को चिल्लाती है और ये आवाज आखिरी आवाज थी, क्योंकि एक ट्रक आता है और पनीता की पति और वारी का एक्सीडेंट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों इस दुनिया से जा चुके हैं और अब पनीता को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उसे अपनी पति और अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पनीता डिप्रेशन में जाती जा रही है। अब उसे भी जिंदा नहीं रहना, वो मरने के लिए चाहती है। लेकिन तभी वो ये देखती है कि काला सा धुआं जो कि उसकी मशीन से निकला था वो नदी में भी बन रहा है। पनीता डर जाती है और तभी उसकी सैंडल उस धुएं में गिर जाती है। और तब पनीता को याद आता है कि जब मैं ये धुआं पहली बार अपनी ऑफिस में देख रही थी तो इस धुएं से एक सैंडल गिरी थी और ये सैंडल मेरी ही थी, यानी कि वो धुआं फ्यूचर का धुआं था। उस धुएं से टाइम ट्रेवल हो रहा था। अब पनीता को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन उसे चेक करना था कि सच में टाइम ट्रेवल हो भी रहा है या नहीं। वो अपने घर में लैब बनाती है। काफी कोशिश करने के बाद वो उस मशीन को ऑन करती है। उस मशीन से एक बार फिर से धुआं बाहर निकलता है और धुआं से आती है मिन। याद है ना वो खौफनाक रात? मिन कबर्ड से कहीं बाहर नहीं गई थी। मिन आ गई थी पास्ट में, यानी कि 30 साल पहले। पनीता उस बच्ची को लैब से बाहर निकालती है। मिन अपनी माँ वारी को खोज रही है, लेकिन पनीता उसे संभालती है। धीरे धीरे पनीता मिन के साथ खुलती मिलती जा रही है। वो मिन को शॉपिंग करवाने ले जाती है और शॉपिंग में वो मिन को वही मार्क्स दिलाती है जो मार्क्स एक बच्ची पहन के पूरे घर में दौड़ रही थी, और वो और कोई नहीं बल्कि मिन थी। पनीता को उस बच्ची के साथ लगाव हो जाता है। वो अपने नौकर नैटी को भी ये समझाती है कि ये बच्ची मेरी है और अब मेरी ही रहेगी। पनीता उस बच्ची को खुद से दूर नहीं करना चाहती। वो ये फैसला करती है कि वो इस मशीन को तोड़ देगी। वो मशीन को तोड़ने की कोशिश करती है और तभी मशीन से एक बार फिर से धुआं बाहर निकलता है और इस बार धुएं से वहां आती है वारी। अब वारी भी मिन के साथ
साथ 1992 में पहुंच चुकी है। कहानी हमें 2024 में लेके जाती है, जहां पर फे वारी के घर में पहुंच चुकी है। लेकिन अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि दूर दूर तक ना वारी है ना मिन। और वहां 1992 में वारी को होश आता है। वारी अपनी माँ को देख के चौंक रही है। किसकी माँ जिंदा कैसे और इतनी जवान कैसे? वो अपनी माँ को आवाज लगाती, मॉम मॉम मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। वनीता को भी समझ में नहीं आ रहा ये कौन है जो कि मुझे माँ बोल रही है। वारी उसे बताती है, मैं हूँ आपकी बेटी वारी। लेकिन वनीता उसकी बातों पे यकीन नहीं करती। वारी उसे बताती है कि मेरी बेटी को मैं ढूंढने के लिए आई हूँ। वनीता समझ जाती है कि मिन वारी की ही बेटी है। लेकिन अब वनीता को मिन से लगाव हो चुका था। वो किसी भी हालत में मिन को खुद से अलग नहीं होने देगी। वो वारी को लैब में बंद कर देती है और नैटी से कहती है कि ये औरत लैब से बाहर नहीं आनी चाहिए। वारी लैब से बच के भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो भाग नहीं पाती। जहाँ पर एक तरफ वारी फंसी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ 2024 में वे को समझ में नहीं आ रहा था कि वारी आखिर गई तो गई कहाँ। और तभी उसके पुलिस स्टेशन में वारी का पति भी पहुंच जाता है, जो कि बहुत घटिया इंसान है और उसके पति का साथ फे का बॉस भी दे रहा है। वही बॉस जो कि फे के बच्चे का बाप है। फे को और गुस्सा आ रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अचानक फे को एक बात याद आती है कि नैटी ने उन्हें बताया था कि 30 साल पहले उस घर में किसी औरत ने हमला किया था। वो उस केस की फाइल को दोबारा निकालती है, जहाँ पर उसे ये दिखता है कि गन एविडेंस के तौर पे बरामद हुई है। लेकिन जिस औरत ने उनके घर में हमला किया था उसका मुंह पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, कोई उसे पहचान नहीं सकता। फे गन को लेकर अपनी टीम के पास जाती है और अब चौंकने की बारी फे की थी, क्योंकि उसकी टीम वाले फे को ये बताते हैं कि ये गन तो 2000 में बनना शुरू हुई थी। तो अगर ये गन 2000 में बनना शुरू हुई थी तो ये गन 1992 के हादसे में कैसे पहुंची? फे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और वहां दूसरी तरफ 1992 में वनीता नैटी को कहती है कि इस औरत को लेके यहाँ से दूर चले जाओ। नैटी वारी को लेके वहां से दूर जाने लगता है, लेकिन वारी कार का एक्सीडेंट करके वहां से बच के निकलती है। तभी वारी का ध्यान रेडियो की तरफ चलता है, जहाँ पर न्यूज चल रही है और वारी को समझ में आता है कि वो 1992 में है। वारी को समझ में नहीं आ रहा कि वो 1992 में कैसे पहुंच गई। वो अपनी बेटी से मिलने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसी वक्त नैटी वहां पहुंच जाता है और नैटी एक बार फिर से वारी को कैद कर देता है। और वहां दूसरी तरफ 2024 में फे इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलती है और वो ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि फे का बाप था, जिससे फे बहुत नफरत करती थी। वो अपने पापा से पूछती है कि ये औरत कौन थी जिसने 1992 पे वनीता पे हमला किया था। उसका बाप कहता है कि पता नहीं, इसके बारे में कुछ पता नहीं चला, किसी को कुछ पता नहीं चला कि ये कहां से आई। हाँ, बस उसके हाथ में एक पेपर था जिसमें कुछ नंबर लिखे हुए थे। फे को अब डर लग रहा है। याद है ना, फे ने वरी को अपना नंबर पेपर पे लिख के दिया था। अब फे को भी टाइम ट्रेवल पे यकीन हो रहा है। और वहां दूसरी तरफ 1992 में वरी अब समझ चुकी है कि उसे कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। आखिरकार वो लैब का शीशा तोड़ देती है और नैटी के ऊपर हमला कर देती है। नैटी के आंख के ऊपर। याद है ना, नैटी ने कहा था एक औरत ने उसके आंख के ऊपर हमला किया था। वो और कोई नहीं बल्कि वरी थी। लेकिन वारी को तो अब कुछ नहीं समझना था। उसे सिर्फ एक बात समझती थी कि उसकी बेटी कहाँ है। वो अपनी बेटी को ढूंढते हुए कमरे में जाती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ वनीता आ जाती है। वरी अपनी माँ को समझाती है कि ये आपकी बेटी नहीं है, मैं आपकी बेटी हूँ वरी, ये आपकी नाती है। मैं और मिन फ्यूचर से आए हैं, टाइम ट्रैवल से आए हैं, प्लीज मेरी बात मानिए। लेकिन वनीता कुछ सुनने को तैयार नहीं है। वो वरी को नीचे फेंक देती है और फिर वो झूमर वरी के ऊपर गिर जाता है। वरी मर जाती है। 1992 में वरी का अंत हो चुका है और 2024 में वे भी ये समझ जाती है कि वरी वो औरत थी जिसने वनीता के ऊपर हमला किया था, क्योंकि एविडेंस में फे का मोबाइल नंबर भी मिला था एक पेपर में लिखा हुआ, जो फे ने 2024 में वरी को दिया था। फे ये बात समझ चुकी है, लेकिन उसे पता है कोई उसकी बातों का यकीन नहीं करेगा। वहां पर पुलिस टीम, फे का बॉस और वरी का पति भी पहुंचता है। फे उसके पति से कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। वो अगर इस घर में नहीं आती तो उसके साथ ये सब कभी नहीं होता। फे अब सबसे गुस्सा है, वो सबसे नाता तोड़ देती है
और वो फैसला करती है कि वो यहाँ से दूर चली जाएगी। जहाँ पर एक तरफ फे बहुत दूर जा चुकी है, वहीं दूसरी तरफ 1992 में फे का बाप, जो कि उस वक्त जवान था, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है। सबको ये लगता है कि पनीदा के ऊपर किसी ने हमला कर दिया था, किसी को सच्चाई नहीं पता। पनीदा अब उस घर को छोड़ के जा रही है। इस हादसे के बाद मिन की याददाश्त भी पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। मिन को कुछ याद नहीं और अब पनीदा मिन को एक नया नाम देती है, वरी। और यहाँ आता है इस कहानी का क्लाइमैक्स। वरी और मिन अलग अलग नहीं बल्कि एक ही थे। मिनी वो थी जो कि बड़ी होके वरी बनेगी और फिर वो एक बेटी को जन्म देगी, मिन, और फिर उसकी बेटी पास में आ जाएगी और वही बड़ी होके वरी बनेगी। ऐसी कहानी जो कोई भी सुन के यकीन नहीं करेगा, कोई भी नहीं मानना चाहेगा। मिन जो कि अब वरी थी, वो धीरे धीरे बड़ी होती है और पनीदा बुरी होने लगती है। पनीदा अपनी बेटी को देखती है और वो समझ जाती है कि वरी उसी की बेटी थी। वो औरत जिसको पनीदा ने मार दिया था वो उसी की बेटी थी जो कि फ्यूचर से आई थी। पनीदा अपनी बेटी को मरते वक्त समझाती है कि घर मत जाना, कुछ भी हो जाए घर मत जाना। लेकिन क्या ये मुमकिन है? पनीदा की जिंदगी वैसी ही चलती है। पनीदा की शादी होती है, उसकी एक बेटी होती है, उसका पति उसे परेशान करता है और फिर एक रात पनीदा अपनी बेटी मिन को लेके घर की तरफ जाती है। ये कहानी कभी नहीं बदलेगी। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।